हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छा होइएगा। मैं बताने वाला हूं आज क्लास 10th फिजिक्स कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 15 से 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में हम सारा के सारा फिजिक्स को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस यानी यह शॉर्ट मतलब दुनौरिया क्वेश्चंस होगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तब फिजिक्स में परेशानी नहीं होने वाला है मेरे भाई, और फिजिक्स के सारा क्वेश्चंस बनेगा। सो चलिए हम नो बकवास कोई बकवास नहीं करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और समझाते हुए चलते हैं मेरे भाई। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। क्या जिससे लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसको याद रहे। क्या चीज से? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। आप कैसे याद रख पाइएगा कि फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं? तो मेरे भाई याद करने के तरीका जान लो। आप याद करने की तरीका जानो, आप कैसे याद करते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आप कर सकते हैं। देखिए लेंस की क्षमता कहा, क्या चीज की क्षमता कहा? लेंस की क्षमता। तो कहा फोकस दूरी की व्युत्क्रम को। आपको एफ कहने का मतलब फोकस है, एफ कहने का क्या मतलब है? फोकस। और इसका कारण एक्कर व्युत्क्रम, तो इसके बटा में कुछ नहीं, तो कर उल्टा कीजिएगा तो एफ बटा, इसका उल्टा कीजिएगा तो एक ऊपर चला जाएगा और एफ बटा में चला आएगा। मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को हम पी से दिखाते हैं, यानी पी बराबर 1/f। यानी इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? लेंस की जो क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, डायोप्टर होता है, जिसको हम डी से दिखाते हैं मेरे भाई। लेंस से आया तो लेंस से और भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको याद रखें। जो बताएंगे ना उसको याद कर ले, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। तो लेंस की क्षमता से और भी क्वेश्चन, मतलब लेंस का क्षमता समझ गए। ये समझो यहां से कि अगर लेंस से क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से आ सकता है। अगर कहेगा कि लेंस की क्षमता तो समझ गए, फिर कहेगा समंजन क्षमता, आंखों की समंजन क्षमता क्या होती है? समंजन क्षमता क्वेश्चन आ सकता है। समंजन क्षमता, इसको आप याद रख सकते हैं। समंजन क्षमता, एक मिनट मेरे भाई, आप इसको क्या लिख सकते हैं? ये तो आपको बता दिए, आप लग सकते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता ये क्या होता है मेरे भाई? ये क्या होता है आप इसको याद रख लिए। क्वेश्चन आ सकता है और आया है कितना मरतब एग्जाम में, तो आप लिख सकते हैं मेरे भाई। लिखना क्या लिखना, इसको डैश देकर कहना कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, हम बोल देते हैं अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी के यानी नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। यदि आप इतना लिख देते हैं तो 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को यानी नेत्र की जो फोकस दूरी है उसको समायोजित कर लेता है। मतलब कि समायोजित करने का मतलब है कि वह खींच लेता अपनी तरफ, उसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इसको आप याद रखें, आ सकता है। और क्या आ सकता है? कहेगा कि बताओ लेंस क्या है, यह कितने प्रकार के होता है? तो कहिएगा कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस क्या? एक लेंस जो है गोलाकार गोलीय पारदर्शी माध्यम होता है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है। लेंस क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। तो कहिएगा उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है? तो आप डेफिनेशन देकर आपको लिखना पड़ेगा कि उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है। हम थोड़ा सा बता दें उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या है मेरे भाई। ओके, तो वीडियो में बने रहे और देखें ध्यान से। तो आप इसको समझो कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस। ये तो समंजन क्षमता बता दिए, अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में जानो मेरे भाई। यहां पर हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं।
देखो अगर आपसे पूछता है उत्तल लेंस, क्या पूछता है मेरे भाई, उत्तल लेंस, ये आपका उत्तल लेंस का फिगर हो गया। कौन सा लेंस है ये, तो आप कहिएगा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है मेरे भाई, उत्तल लेंस है। तो कहेंगे उत्तल लेंस जो है ना मेरे भाई, उत्तल लेंस किनारे पर पतला होता है, किनारे पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है, किनारे पर पतला, किनारे पर पतला, बीच में देखो मेरे भाई मोटा है। तो कहेंगे कि उत्तल लेंस क्या है, तो डैश देकर लिख लेना आप कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो कहेंगे वैसा लेंस जो किनारे पर पतला, किनारे पर पतला, किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है। फिर आएगा आप डैश देकर लिखिएगा कि अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस क्या होता है, तो आपको अवतल लेंस समझ लो मेरे भाई कैसा होता है। ये आपका अवतल लेंस का फिगर हो गया। ये क्या है, ये अवतल लेंस हो गया। ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है मेरे भाई, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, इसको याद रखें। तो मेरे भाई अवतल लेंस क्या होता है, तो आप कहना कि वैसा लेंस जो किनारे पर मोटा होता है, किनारे पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ओके मेरे भाई, आई होप आप ये दोनों लेंस के बारे में समझ गए होंगे। ओके, तो फिर चलते हैं आगे। अब दर्पण से संबंधित आगे क्वेश्चन यदि आता है तो बताएंगे सारा के सारा क्वेश्चंस। यदि आप एक वीडियो देखते हैं तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। फिर चलते हैं हम आगे, और लास्ट में आने वाला में हम जितने सारे क्वेश्चंस बोल देंगे आपको उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं और कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा के सारा क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। ओके, फिर चलते हैं आगे, फिर चलते हैं आगे। देखिए एक इस क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हुए। आप चलते हैं आगे। देखो मेरे भाई आगे क्या हो सकता है, तो आगे है दृष्टि दोष क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो मेरे भाई दृष्टि दोष क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो लिखा गया है दृष्टि दोष कि जब किसी व्यक्ति को कहीं भी रखे गए वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है तो उस व्यक्ति को हम उस व्यक्ति में जो दोष होगा वो दृष्टि दोष होगा। और दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कौन कौन, तो आप कहिएगा दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष। क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है, इसके कितने प्रकार। तो आप जितना कहता है ना कि जितना आपसे पूछता है उतना ही कहिएगा, उससे ज्यादा आप नहीं बोल सकते मेरे भाई। ओके, जितना क्वेश्चंस कहता है उतना ही। 2 नंबरिया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि 5 नंबरिया बना देना, 2 नंबरिया 2 नंबर लाइक होना चाहिए। ओके मेरे भाई, तो इसको आप समझ गए कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यदि आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो हमारे महामैराथन का वीडियो देखें, एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया हुआ है मेरे भाई। ओके, तो उसको वीडियो को जरूर देखें, ये साइंस का महामैराथन है उसमें। ठीक है, ये तो थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, फिर 5 नंबरिया क्वेश्चन को लाया जाएगा मेरे भाई। ओके, तो अब चलते आगे। आगे देखो मेरे भाई आगे क्या है, आगे देखो तो आगे है 2 नंबर अगला क्वेश्चन, 2 भी क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास है मेरे भाई। चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध है, और प्रतिरोध बोले तो आर, प्रतिरोध बोले तो आर। आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध क्या है। अगर करंट जा रहा है, अगर करंट जा रहा है तो प्रतिरोध रोकता है कि करंट तुम मत जाओ। करंट रोकने का काम करता है। किसको रोकने का काम करता है, मतलब प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध रोकने का काम करता है, करंट को रोकने का काम करता है। यानी करंट रोकने का काम कौन करता है, प्रतिरोध का। तो मतलब प्रतिरोध को काम है कि विद्युत धारा की प्रवाह को कम कर देना, इसलिए कहा जाता है प्रतिरोध जो है विद्युत धारा की प्रवाह को नियंत्रक माना जाता है या नियंत्रित करता है विद्युत धारा की प्रवाह को। ओके, मतलब रोकता है। तो मेरे भाई आप बात को समझो कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध के बारे में आप जान ले मेरे भाई, प्रतिरोध क्या होता है। तो कहता है प्रतिरोध आप समझ गए, ये कहता है किन बातों पर निर्भर करता है। तो हमने लिखा गया कि चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है टेम्परेचर। किस किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। ठीक है मेरे भाई, लंबाई पर, टेम्परेचर पर, लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। देखिए इस बार तापमान पर, T4 तापमान, ठीक है, लंबाई, ठीक है, तापमान पर, लंबाई पर मतलब चालक के लंबाई पर, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। मतलब मान लीजिए कि एक तार है और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहने का मतलब इसके बीच में कितना क्षेत्रफल है उस पर भी आपका निर्भर करता है मेरे भाई। और दूसरी बात है पदार्थ की प्रकृति पर। तो पहली बात टेम्परेचर पर यानी तापमान पर, लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और एक पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार का जो है पदार्थ है। ओके मेरे भाई, तो इसको आप जरूर रखें, याद रखें। अब फिर चलते हैं आगे। ओके, अब चलते हैं आगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा बोले तो आई, विद्युत धारा को हम आई से दिखाते हैं, विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं। तो कहेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो कहिएगा
विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा को हम आई से दिखाते हैं। यदि विद्युत धारा के बारे में पूछता है तो आप इतना लिख सकते हैं। ओके, फिर चलते हैं आगे मेरे भाई, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है क्वेश्चंस। एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करो। तो एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है उसके बारे में लिखा गया। एक तरफ लिखा गया एमीटर, एक तरफ लिखा गया वोल्ट मीटर, एक तरफ एमीटर एक तरफ वोल्ट मीटर लिखा गया है। तो मेरे भाई इसका संकेत क्या होता है। एमीटर का संकेत होता है ऐसा। कैसा होता है संकेत, उसके बारे में जानो। तो मेरे भाई संकेत है इसका, देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये ऐसे ले लें, ठीक है, और ये ऐसे और इधर लिख दे प्लस और इधर माइनस, तो ये एमीटर का संकेत हो गया। किसका संकेत हो गया मेरे भाई, एमीटर का संकेत हो गया। और इसको हम ऐसे लिख करके ऐसे करके ऐसे और ऐसे इधर प्लस इधर माइनस, तो ये वोल्ट मीटर है और ये एमीटर है। तो कहा मेरे भाई एमीटर, यह एमीटर का संकेत ये हो गया और वोल्ट मीटर का संकेत ये हो गया। कहता है यह परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। यानी एमीटर क्या करता है, तो एमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है परिपथ में, और ये वोल्ट मीटर क्या करता है, तो यह वोल्टेज या विभवांतर को मापता है। कौन, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, इसे आप याद रख सकते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है मेरे भाई। इसको आप जरूर से जरूर याद रखें। ओके, और फिर चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर बात करते हैं मेरे भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देख लिया जाए। तो अगला क्वेश्चन आपका विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि विचलन कोण क्या है। मान लीजिए मेरे भाई एक हम प्रिज्म लेते हैं, एक क्या लेते हैं, प्रिज्म लेते हैं। इससे प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था ऐसे, और यह अपवर्तित होकर ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा। तो मेरे भाई मान लो यहाँ P है और यहाँ Q है, यहाँ R है और यहाँ S है। तो हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि विचलन कोण क्या है। तो एक काम करो, आप इसको डॉट डॉट लाइन से इसको भी मिला सकते हो मेरे भाई। तो कहता है ये मान लो आपतित किरण है, ये कौन सा किरण है, आपतित किरण है मेरे भाई। ये जो है आपका आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, और ये जो है आपका अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। आप इसको लिख सकते हैं। तो मेरे भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो कहता है आपतित किरण की दिशा, तो आपतित किरण की दिशा तो ही है, बुझा रहा है आपको। फिर कहा एवं निर्गत किरण की दिशा, तो ये आपका निर्गत किरण बोलते हैं हम, इसको हम निर्गत किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तित जो किरण हुआ इसको हम निर्गत किरण बोलते हैं। ये जो ऐसे आया ना, इसको हम निर्गत किरण के नाम से जानते हैं, निर्गत किरण के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा को मिलाने से एक कोण बनता है जिसे विचलन कोण कहते हैं। देखो आपतित किरण की दिशा हई है और निर्गत किरण की दिशा हई है, तो मिलाएगा तो ये इधर जाएगा और इसको मिलाओगे तो इधर आएगा। तो यहाँ पर एक कोण बनता है जिसको हम विचलन कोण कहते हैं, और विचलन कोण को हम डी से दिखाते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं मेरे भाई। ओके, फिर चलते हैं आगे। आगे देखो मेरे भाई आगे क्या है क्वेश्चन, आगे है, आगे क्वेश्चन है मेरे भाई, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इसका क्या अर्थ है, 1 ओम है। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि 1 ओम होता क्या है, 1 ओम होता क्या है। तो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर को हम 1 ओम कहते हैं, ठीक है। तो कहता है किसी तार का 1 ओम है, तो इसका अर्थ क्या है, मतलब प्रतिरोध 1 ओम है, तो इसका क्या अर्थ है, लिखा गया है 1 वोल्ट बटा, इसको हम बटा पढ़ते हैं, स्टाइल वाला बट्टा, सिंपल सी मतलब है। तो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर को 1 ओम कहा जाता है, अर्थात 1 ओम 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर के बराबर होता है। आप इसको याद रख सकते हैं मेरे भाई। ओके, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन से क्या उसके ऊपर देखो, उत्तम ईंधन की विशेषताएं क्या है, उत्तम ईंधन की विशेषताएं क्या है, उत्तम ईंधन की विशेषताएं क्या है। तो आप जानो मेरे भाई उत्तम ईंधन क्या होता है। देखिए उत्तम ईंधन की विशेषताएं निम्न है। पहला है यह कम धुआं उत्पन्न करती है। जैसे आप एलपीजी को समझ रहे हैं ना, या एलपीजी कम धुआं मतलब उत्पन्न ही नहीं करती है, उत्तम ईंधन है, ठीक है। और उसके बाद यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है, एलपीजी आसानी से उपलब्ध हो सकती है मेरे भाई। ओके, तो पहला है कि यह कम धुआं उत्पन्न करती है, उत्तम ईंधन, और दूसरा यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तीसरा इसे जलाने पर अच्छा ऊष्मा देती है, यह इसे जलाने पर अच्छा ऊष्मा, मतलब जो है अच्छा ऊष्मा कहने का क्या मतलब है मेरे भाई,
अच्छा उष्मा कहने का मतलब है जो आपका जो उसका जो लाल लाल जो निकलता है ना, जिसको हम मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं धिधोर हो गया है, तो उसी को उष्मा कहते हैं। उसको मतलब जो उत्तम ईंधन होगा वह उसका उष्मा जो होगा वो फास्ट निकलेगा। ठीक है मेरे भाई, इसलिए कहा है इसे जलाने पर अच्छा उष्मा देता है। ओके, अब चलते हैं आगे मेरे भाई, आगे जानो अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कहता है रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लिखा गया लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है मेरे भाई। लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है, मतलब वह फैलता नहीं है ज्यादा। ओके, और फिर कहा आगे एवं तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, मतलब ये लंबाई जो है ना, लंबाई सबसे ज्यादा जाएगा, यानी एवं तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण प्रकाश नहीं फैलता है। इसलिए रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद रखें। ठीक है, हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे लास्ट में, हम जो बोलेंगे उसको आप याद कर सकते हैं। ओके, फिर आगे चलो। कहता है हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों होता है? तो हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का क्या कारण है? देखो, हीरे का अपवर्तनांक उच्च होती है, मतलब कितना होता है? यानी 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होती है, जिसके कारण हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जिसके कारण हीरे में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी उच्च होता है। हीरे का अपवर्तनांक जो है उच्च होता है, जिसके कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, 2.42 होता है। ओके, इसको आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे क्या है? आगे देखो मेरे भाई, आगे क्या है? तो आगे है फ्यूज तार के 3 प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख करें। फ्यूज तार के 3 प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख करें। देखिए, फ्यूज तार आप समझ रहे हैं, तो फ्यूज तार के 3 प्रमुख विशेषताओं को लिखे। पहला है, इसका विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, इसकी गलनांक कम होती है। मेरे भाई, इसका जो गलनांक है वह कम होती है। क्या होती है? इसकी गलनांक कम होती है, इसकी प्रतिरोध उच्च होती है एवं ओवर करंट से बचाती है। तो मेरे भाई आप बताओ कि गलनांक कम होगा फ्यूज तार के, तब ना करंट लगेगा तो गल जाएगा, तार गल जाएगा, करंट से व्यक्ति छूट जाएगा और यह ओवर करंट से बचा देगी। सिंपल सी बात है फ्यूज तार। और उसका प्रतिरोध उच्च होगा, क्योंकि करंट जाएगा तो वह पकड़ लेगा प्रतिरोध कि तुम ज्यादा नहीं जाएगा। मतलब ये जो फ्यूज तार की विशेषता यही है कि आप ओवर करंट से बचाती है मेरे भाई। ओके, तो ये 3 विशेषताएं है, इसको जरूर याद रख ले। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है आगे है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा नियम क्या है? तो मेरे भाई क्या कहता है? देखो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा नियम कहता है ना। तो मान लीजिए कि हम एक रॉड लेते हैं, एक रॉड लेते हैं। रुक जाओ मेरे भाई, फिगर बनाते हैं। एक रॉड ले लो, ठीक है, एक रॉड लेते हैं और रॉड लेंगे मेरे भाई, तो इसमें हम थोड़ा सा हाथ को बनाते हैं। क्या करते हैं? हाथ के बना दिया जाए मेरे भाई, हाथ को क्या किया जाए? बना दिया जाए। तो हाथ हम बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान दे, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से, तो कहता है ये नियम होता क्या है मेरे भाई? तो इस बात को समझो। तो कहता है मेरे भाई कि देखो, इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ में किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ते हैं। भाई पकड़ना मत, कह रहा है इस प्रकार पकड़ते, मतलब दिशा को बताया है, पकड़ना न तो ऊपर चल जाओगे पकड़ोगे तो, ठीक है। तो कह रहा है कि इस नियम के अनुसार हम अपने दाहिने हाथ में किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बताती है। अंगूठा क्या बताती है? विद्युत धारा की दिशा को बताती है, एवं बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगर हम इस प्रकार से कर ले, ऐसे कर ले, तब बाकी उंगलियां क्या करेगी? ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस दिशा को बताती है। यह नियम किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसको आप याद रखें। अब चलते हैं आगे देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के क्या लाभ है? बायोगैस बोले तो मेरे भाई मीथेन, बायोगैस बोले तो क्या होगा? मीथेन बोले तो CH4, मीथेन। इसको क्या बोलते हैं? मीथेन कहते हैं। इसको याद रखें। मतलब मीथेन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जीव जंतु का अपशिष्ट से एक बायोगैस प्राप्त होता है। कौन सा? मतलब बायोगैस प्राप्त होता है मीथेन जो है किससे? जीव जंतु का अपशिष्ट से प्राप्त होता है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। कहा पशु गोबर और जीव अपशिष्ट बायोगैस प्राप्त क्या लाभ है?
बायोगैस प्राप्त करने के क्या लाभ है? तो आंसर लिखा गया है मेरे भाई, बायोगैस एक अच्छा ईंधन है जो बिना धुआं उत्पन्न किए आसानी से जलती है, इसलिए इसका उपयोग हम लाइटिंग के लिए भी कर सकते हैं एवं बचे हुए चारा का उपयोग हम उत्तम खाद के रूप में कर सकते हैं। इसको आप याद रख सकते। बायोगैस एक अच्छा ईंधन है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है, इसलिए इसका उपयोग हम लाइटिंग के लिए भी कर सकते हैं मेरे भाई। ओके, और यह बचे हुए जो अपशिष्ट है, चारा है, उसको हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको याद रखें। ओके, फिर चलते हैं आगे। आगे देखो मेरे भाई, आगे क्या है क्वेश्चंस। घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का क्या उपयोग नहीं होता है? मतलब क्यों उपयोग नहीं होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं होता? पहला कारण है श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं होने का पहला कारण कहता है निम्नलिखित कारण है। पहला, वोल्टेज कम होता है। यदि आप श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करेंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा, तो कैसे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा मेरे भाई। ओके, इसको याद रखें, वोल्टेज कम हो जाएगा। दूसरी बात, यह एक यंत्र खराबी हो जाने से सभी यंत्र काम करना बंद कर देती है। श्रेणी क्रम संयोजन कहने का मतलब ऐसे, श्रेणी क्रम संयोजन कहने का मतलब ये ऐसे हो गया, ठीक है मेरे भाई, ये ऐसे, ये प्रतिरोध को जो है विद्युत धारा में परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो मेरे भाई ये प्रतिरोध को क्या है, ये जो है तार, ये प्रतिरोध जो है इस श्रेणी क्रम में, मतलब इसमें क्यों नहीं जोड़ा जाता है? तो कहिएगा इसका पहला वोल्टेज कम हो जाती है, यंत्र में खराबी हो जाने से एक यंत्र बंद हो जाती है तो सारा यंत्र काम करना बंद कर देती है। तीसरी बात है, यह रोशनी कम हो जाती है, इससे क्या होगा? वोल्टेज कम हो जाती है। विभवांतर वोल्टेज करने का मतलब विभवांतर, और रोशनी भी कम हो जाती है मेरे भाई, रोशनी भी क्या होती है? कम हो जाती है। इसको आप जरूर याद रखें। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे देखो मेरे भाई, आगे क्वेश्चंस क्या है? आगे देखो, कहता है पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फायदे हैं? पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फायदे हैं? तो मेरे भाई पवन ऊर्जा प्राप्त करने के निम्नलिखित फायदे हैं। पहला, बिजली पैदा करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती, यानी कार्बन उत्पन्न नहीं होता है। बिजली पैदा करने में किसी प्रकार का कार्बन उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा है, इससे विद्युत पैदा करने में ईंधन जलाने की जरूरत नहीं होती, यानी इससे विद्युत पैदा करने के लिए ईंधन जलाने की जरूरत नहीं होती है। आगे क्या लिखा गया है देखो मेरे भाई, आगे है इसका आंसर, इसमें पवन टरबाइन द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसमें किसके द्वारा? पवन टरबाइन द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। किसके द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है? तो पवन टरबाइन द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसको आप याद रखें, किसके द्वारा? पवन टरबाइन द्वारा विद्युत। पवन टरबाइन समझ रहे हैं मेरे भाई? पवन टरबाइन आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्या होता है पवन टरबाइन? पवन टरबाइन कहने का मतलब है कि जो आप खेत में जो लगा होता है पंखा टाइप में, वो पवन टरबाइन हुआ, ठीक है। तो कहा मतलब यहाँ पर कह रहा है इससे पवन टरबाइन द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, इससे विद्युत पैदा करने में समय कम लगता है। इतना बात को आप याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं आगे। आगे देखो मेरे भाई, ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो कहता है ज्वारीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो समुद्र में ज्वार और धराव के उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। जो समुद्र में धराव और ज्वार के उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। धारा समझ रहे हैं? मतलब जिधर जाएगा उधर धारा, और उतार चढ़ाव, ज्वार कहने का मतलब ऐसे होता रहता है, ऐसे होता रहता है, तो वो उतार चढ़ाव हुआ। तो कहता है यह एक ऐसी ऊर्जा है जो समुद्र में ज्वार और धराव के उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता है, और इस ज्वारीय ऊर्जा के कारण जो है पानी में जो भी वस्तुएं हैं उसकी गति तेज हो जाती है। इसको आप इस भी पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, इतना आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे देखो मेरे भाई, आगे क्या है? नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तो यह नाभिकीय संलयन कहलाता है। मतलब जब दो भारी नाभिक मिल करके जो है एक हल्के नाभिक का निर्माण करता है तो उसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं मेरे भाई। इसको याद रखें। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का एक विशाल राशि मुक्त होता है। मतलब ऊर्जा जो है बहुत ही अधिक निकलता है। ऊर्जा क्या होता है? बहुत ही अधिक निकलता है, ठीक है। विशाल राशि मुक्त होती है ऊर्जा का, इसको याद रखें। सूर्य एवं तारों की ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संलयन के कारण ही होती है। आप इतना को याद रख सकते हैं मेरे भाई। ओके, इतना जरूर याद रखें। ये डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में टकराएगा ये सारा क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं आगे। आगे देखो, प्रकाश के उन दो घटकों के
नाम लिखे जो हमें दिखाई नहीं देती है। प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखे जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो कौन कौन दिखाई नहीं? पहला अवरक्त किरण यानी पराबैंगनी किरण, और एक है अवरक्त किरण जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है मेरे भाई। इसको आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे देखो आगे क्या है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो क्या कहता है, जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो उसमें क्या होता है? जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो उसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहता है? जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाए, चुंबकीय, मान लिया जाए कि यह एक चुंबक है, मान लिया जाए यह क्या है? चुंबक है। इधर भी मान लो कि चुंबक है। क्या है मेरे भाई? इधर भी मान लिया जाए एक चुंबक है। चुंबक रख दिए, थोड़ा सा जो है इस टाइप में बना लेते हैं। ये मान लिया जाए कि एक चुंबक है, ये नॉर्थ है, यह साउथ पोल है। तो कहता है चुंबकीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में रखकर घुमाया जाए तो उसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। इसको आप याद रख सकते हैं मेरे भाई। ओके, अब चलते हैं आगे। कहता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से आप क्या समझते हैं? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से आप क्या समझते हैं मेरे भाई? कि इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठा तीनों अंगुली एक दूसरे के लंबवत होता है तो अंगूठा चालक की बल की दिशा, ये अंगूठा क्या करेगा? चालक की बल की दिशा को बताता है। बल की दिशा को बताता है अंगूठा। तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी अंगुली, ये 2 तर्जनी अंगुली है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ओके, दिशा। एवं मध्यमा उंगली प्रेरित विद्युत धारा को बताती है। मध्यमा उंगली क्या करती है? विद्युत धारा को बताती है। क्या बताती है? विद्युत धारा को बताती है। विद्युत धारा को बताती है। आप इतना को याद रख सकते हैं। और ये फ्लेमिंग का दक्षिण बायां हस्त नियम भी सेम इसी प्रकार से है। नो डाउट, हमें दायां था दायां लिखना, यहाँ बायां था बायां लिखना, कोई गलत का सवाल नहीं पैदा होता है मेरे भाई। ओके, अब चलते हैं आगे। देखो आगे क्वेश्चन है तो है, नहीं तो हम बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन से इस क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए मेरे भाई। ओके, फिर चलते देखते हैं क्वेश्चंस है या नहीं होगा तो इस क्वेश्चंस में हम जितना बोलेंगे ना मेरे भाई उतना आप लिख लेना और समझ लेना और सारा के सारा क्वेश्चंस आपको बन जाएगा मेरे भाई। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को हुआ समाप्त, ठीक है, और थोड़ा सा बैक करते हैं और नोट पैड लिया जाता है नया, नोट पैड लेते हैं मेरे भाई नया, और उसमें देखो हम बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और इससे फिजिक्स से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मेरे भाई। ओके, तो देखते हैं फिजिक्स से ही बाहर से क्वेश्चन आएगा कि नहीं। लाइट ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इससे फिजिक्स से बाहर क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए, मतलब हम जितना डिस्कशन करा देते हैं उससे बाहर आ जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो पहले जानो, ये पहला चैप्टर में आप लेंस समझ गए, लेंस के बारे में बता दिए, ठीक है, क्या लेंस से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो भी बता दिए। अब दर्पण से समझ लो मेरे भाई कि दर्पण से क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है मेरे भाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। तो जो हम कहते हैं ना उसको आप दिमाग में फिट रखे, ठीक है। ये सारा का सारा क्वेश्चन टकराएगा। गोलीय दर्पण क्या है तो कहेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है तो गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कहेंगे अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, तो मेरे भाई फिगर बनाते हैं, फिगर के जरिए आप जरूर समझे, ठीक है, फिगर के जरिए आप जरूर समझे मेरे भाई, आप जो है फिगर के जरिए आसानी तरीके से समझ सकते हैं। देखो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो मेरे भाई यदि हम फिगर का पहले अवतल दर्पण को बनाते हैं, कौन सी दर्पण को बनाते हैं, मान लो हम अवतल दर्पण को लेते हैं, कौन सी दर्पण को लेते हैं मेरे भाई, अवतल दर्पण के लेते हैं। इसको आप याद रखें, मान लिया जाए यहाँ पर हम ये पेंट करते हैं, क्या करते हैं, कलई करते हैं, पेंट करते हैं, इसको आप याद रखें। तो कहता है अब ये अवतल दर्पण का फिगर हो गया। ये कौन सा दर्पण है मेरे भाई, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसको आप याद रखें। कहता क्या कहोगे क्या तुम कि अवतल दर्पण हो है क्या, तो कहना कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ ये वाला है, बुझा रहा है आपको, ये तो बाहर से कलई किया हुआ है और ये जो परावर्तक पृष्ठ है आपको इधर वाला साइड, ठीक है। तो कहता है परावर्तक पृष्ठ है,
परावर्तक पृष्ठ मतलब यहाँ से प्रकाश जाएगा इस पर जाएगा। जो परावर्तक पृष्ठ होता है अवतल दर्पण का, वह केंद्र की गोले की ओर धंसा होता है। परावर्तक पृष्ठ किधर धंसा होता है? केंद्र की गोले की ओर। यदि आपसे उत्तल दर्पण के बारे में पूछता है, कौन सा दर्पण के बारे में पूछता है? उत्तल दर्पण के बारे में, तो कहना कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ये उत्तल दर्पण का जो परावर्तक, ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। तो कहना उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की बाहर की ओर वक्रित हो। केंद्र की बाहर की ओर वक्रित हो। वक्रित कहने का मतलब ऐसे समझ रहे हो कि वक्रित हो, तो उसे हम कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ओके, और आपसे आ सकता है मेरे भाई कि बताओ अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं वो सुन ले कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने के लिए। ओके, और दूसरी बात, रोगियों के कान नाक देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का उपयोग करें। कौन से कुकर में? सोलर कुकर में। इसको याद रखें कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई कि आप बताओ ये जो लैंप में भी हम कौन सा उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको आप इतना को याद रख सकते हैं मेरे भाई आसानी पूर्वक से। सर्च लाइट में या हेड लाइट में, देखो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। सर्च लाइट में या हेड लाइट में या हजामती दर्पण के रूप में जो किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो बोल रहे हैं ना एग्जाम में, यही लिख के आना, फुल नंबर मिलेगा। और उसके बाद ये जो है उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं मेरे भाई? तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम गाड़ी के बैक लाइट में करते हैं। बैक लाइट में मतलब गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी के साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं मेरे भाई। ओके, याद रखें। और सड़क पर लगे स्ट्रेट लाइट में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आप इतना याद रखें। यदि दर्पण से क्वेश्चन आता है तो इतना ही आएगा, काम 35 हो जाएगा मेरे भाई। ओके, अब चलते हैं आगे। दर्पण तो हो गया खत्म, अब चलते हैं आगे मेरे भाई। अब देखो आगे समझो इस बात को कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है मेरे भाई, किस प्रकार से आपका क्वेश्चंस आएगा, उसके ऊपर बात करते हैं। तो दर्पण की बात हो गया। यदि विद्युत धारा भी ऐसे पहले बता दिए कि विद्युत धारा क्या होता है। यदि आपसे विभवांतर पूछा जा सकता है, विभवांतर क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है, तो आप कहना मेरे भाई कि दो विभव के बिंदु के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। कहना कि एक विभव मान लो यहाँ एक यहाँ है, ये V1 है, ये V2 है, तो इन दोनों के बीच की विभव, यहाँ भी विभव 1 विभव 1 और विभव 2। तो कहना मेरे भाई क्या कहना कि विभव के दो बिंदु, पहला बिंदु यह है, दूसरा बिंदु यह है, विभव के दो बिंदु के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभव के दो बिंदु के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। और विभवांतर पॉइंट में लिखना, फिर से अच्छे से सुंदर लिखना मेरे भाई कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर के बारे में आप इतना लिख सकते हैं मेरे भाई। ओके, इसको आप जरूर से जरूर याद रखें। और भी क्वेश्चन आ सकता है मेरे भाई फिजिक्स से। क्या आ सकता है मेरे भाई? आप जो आ सकता है उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। और भी आ सकता है। क्या आ सकता है मेरे भाई? कहेगा बताओ कि अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम के बताओ। अपवर्तन क्या है, अपवर्तन का नियम क्या होता है? तो मेरे भाई अपवर्तन के बारे में समझो कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन क्या होता है? ऊपर में मान लो कि हवा है, ऊपर हवा है, और नीचे मान लो मेरे भाई पानी है। नीचे मान लो क्या है? पानी है। तो इसको मान लेना विरल माध्यम। कौन सी माध्यम? विरल माध्यम। और इसको मान लेना मेरे भाई सघन माध्यम। कौन सी माध्यम? सघन माध्यम। ऊपर वाला विरल, नीचे वाला सघन, और इस पर एक अभिलंब डाल देना। इस पर क्या कर देना? एक अभिलंब डाल देना, और बीच में केंद्र O बना लेना। और कहना मेरे भाई, कहना क्या? एक अभिलंब हो गया, ठीक है। और क्या? ये अभिलंब हो गया, और ऊपर से एक प्रकाश को गुजारना। क्या करना? प्रकाश को। तो यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे यदि प्रकाश ऐसे आता है मेरे भाई, इस टाइप से, ठीक है, ऐसे, तो प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश ऐसे ना जाकर ऐसे हो जाता है। आप समझ रहे हो? ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो यही प्रकाश का अपवर्तन है मेरे भाई। तो कहेगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो कहना जब प्रकाश के किरण यहाँ पर लिख देना कोण I है और ये कोण R है मेरे भाई, ठीक है। कहना डिफिनेशन क्या लिखना अपवर्तन में? लिखना कि
प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो क्या लिखोगे, कहना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये तो नियम हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अपनी मार्ग से मुड़ गया ना, तो यही जो है प्रकाश का अपवर्तन है। या दूसरी भाषा में आप इससे भी बेहतर लिखेंगे तो कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है, यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखो, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में गया, तब मार्ग तब विचलित किया ना, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, यही प्रकाश का अपवर्तन है मेरे भाई। ओके, आप कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तब प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, इसके याद रखें। पहला होता है आपतित किरण, पहला होता है आपतित किरण, और पहला क्या है, आपतित किरण, और इसको बोलते हैं हम अपवर्तित किरण। इसको कौन सा किरण बोलते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण इसको बोलते हैं आपतित किरण, और इसको आपतित किरण, अपवर्तित किरण। तो कहना पहला नियम, इस कहेंगे कि अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम हो गया मेरे भाई। और दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम होता है अपवर्तन का दूसरा नियम है साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर को हम अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं, और इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन के दूसरा नियम को हम स्नेल के नियम भी कहते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में इसी प्रकार से लिखे मेरे भाई क्वेश्चंस को आंसर, ठीक है। और ये म्यू बराबर होता है कितने बराबर होता है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, यही दूसरा नियम है अपवर्तन का, इसको आप याद रखें मेरे भाई। यही क्वेश्चन सब आएगा, जरूर से जरूर आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद जो है आपका फिर से देखो, चलो तो आप इतना समझ गए मेरे भाई, इतना आप जरूर याद रखें। ओके, फिर कहेगा बताओ आकाश जो है नीला क्यों प्रतीत होती है, तो मेरे भाई याद रखना कि आकाश क्यों नीला प्रतीत होती है, तो कहना कि आकाश का जो ये प्रकीर्णन है थोड़ा कम होता है, जिसके कारण से आकाश नीला प्रतीत होती है। ओके, और प्रकीर्णन थोड़ा कम होता है, जिसके कारण से क्या होता है, आकाश नीला प्रतीत होता है मेरे भाई। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, किसके कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण भी नीला प्रतीत होता है, आप इतना आंसर लिख सकते हैं। कहेगा कि सूर्य जो है अपनी वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो कहना अपवर्तन के कारण। फिर कोई एगो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो कहना आंसर में लिखना कि तारे वास्तव में टिमटिमाते नहीं है मेरे भाई, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि प्रकाश की किरण जो है वायुमंडल में वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो बहुत सारे वायुमंडल के परत से प्रवेश करता है, जिसके कारण तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, वास्तव में टिमटिमाते नहीं है। इसका मूल कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे का टिमटिमाने का मूल कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। आप इतना को याद रख सकते हैं मेरे भाई। ओके, जरूर इसे याद रखें, इतना ही क्वेश्चन आएगा। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग बता दिए, ठीक है, इसके बारे में बता दिए, लेंस के बारे में बता दिए। एक क्वेश्चन आ सकता है, बताओ अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, और अभिसारी, मतलब कि याद लेंस से पूछेगा, बताओ कि अभिसारी लेंस क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताएगा, कहेगा कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अपसारी लेंस किसे कहते हैं। तो मेरे भाई अपसारी लेंस पहले आप समझो, अपसारी लेंस, तो अपसारी लेंस क्या होता है, तो कहना कि हम अवतल लेंस को, अपसारी लेंस क्या होता है, तो कहेंगे वैसा लेंस जो प्रकाश की किरण को फैला दे, जो प्रकाश की किरण को क्या करे मेरे भाई, फैला दे, तो उसको हम अब अपसारी लेंस कहते हैं। मतलब ये देखिए, इस पर प्रकाश जाएगा ना मेरे भाई, ऐसे यदि प्रकाश जा रही है तो ये क्या होगा, तो ये फैला देगा प्रकाश को। अगर ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये प्रकाश को क्या करेगा, फैला देगा, ये ऐसे फैला देगा। तो यही है अपसारी
अपसारी लेंस, तो कहेंगे वैसा लेंस जो प्रकाश के किरण को अपसारित कर दे, फैला दे, उसको हम कौन सी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। यानी अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। दूसरी भाषा में ये लिख लीजिएगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ओके मेरे भाई, इतना को आप जरूर याद रखें मस्ती के साथ, ठीक है। और भी क्वेश्चंस क्या हो सकता है मेरे भाई, और भी अच्छे से बने रहे और सारा का सारा देखें, ठीक है। अब देखो मेरे भाई और भी क्वेश्चन। अपसारी हो गया, अपसारी लेंस आप फिगर को ऐसे बनाएगा, अपसारी लेंस का डेफिनेशन जो बोले हैं वो लिख दीजिएगा, काम 35 हो जाएगा मेरे भाई। ओके, अब चलते हैं आगे देखो मेरे भाई, आगे इसी से संबंधित पूछ सकता है अभिसारी लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस क्या होता है। तो मेरे भाई आपको याद रखें कि अभिसारी लेंस क्या होता है। तो कहेंगे मेरे भाई, क्या कहेंगे? वैसा लेंस जो प्रकाश की किरण को फैलाए नहीं, इकट्ठा कर दे। जो प्रकाश की किरण को क्या करे? फैलाए नहीं, क्या कर दे? तो इकट्ठा कर दे, उसे हम कहते हैं अपसारी लेंस। उसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। कौन सी लेंस? अभिसारी कहने का मतलब एक जगह इकट्ठा होगा, अभिसारी कहने का मतलब एक जगह इकट्ठा होगा। तो ये कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस है। यानी ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को ही क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। डिफिनीशन जो बोल रहे हैं मतलब वो ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरण को इकट्ठा कर दे, उसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। इसी का मतलब है अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। इसको आप याद रखें, अभिसारी लेंस, ठीक है मेरे भाई। और भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो बता ही दिए, और भी क्वेश्चंस क्या आ सकता है उसके ऊपर बात करो मेरे भाई। फिजिक्स है, फिजिक्स से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए, हम इस प्रयास में हैं। आपको मैक्सवेल का नियम बता दिए, अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ और बाएं हाथ का नियम से वो डिस्कशन हो गया था, क्वेश्चन डिस्कशन हो गया था। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, पूछा जा सकता था। अगर आपसे पूछे ओम का नियम, शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है ओम का नियम क्या है, तो कहेंगे ओम का नियम क्या है मेरे भाई? ओम का नियम पूछता है, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? शॉर्ट क्वेश्चन। कैसे दोगे? कहना यदि सभी स्थिति नियत रहे, कहेंगे ओम का नियम क्या है? सभी स्थिति नियत रहे तो किसी चालक में प्रवाहित वोल्टेज जो है विद्युत धारा के समानुपाती होती है। वोल्टेज किसके समानुपाती होती है? वोल्टेज समानुपाती होती है किसके? विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अर्थात V बराबर आप कहिएगा IR, ठीक है। ये हटता है, ये समानुपाती का साइन हटता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो इसके जगह पर एक नियतांक आता है जिसका नाम होता है प्रतिरोध, यानी इसके जगह पर आ गया R। ओके, इसको आप याद रखें, V बराबर IR। यदि आप इतना लिख देते हैं तो 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। ओके, आप इसे जरूर से जरूर याद रखें। ओम का नियम हो गया मेरे भाई, इसको याद रखें। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, आप क्या आंसर दीजिएगा मेरे भाई? आप क्या आंसर दीजिएगा? तो आपको याद होना चाहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो श्रेणी क्रम की बात करें, किसकी बात करें? श्रेणी क्रम की बात करें। प्रतिरोधों को कितने श्रेणी क्रम, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम क्या है? आंसर दो। तो श्रेणी क्रम संयोजन समझो, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। हम थोड़ा सा फिगर बनाते हैं श्रेणी क्रम का। देखो ये है श्रेणी क्रम संयोजन का फिगर बना देते हैं मेरे भाई, ठीक है। किसका है? ये श्रेणी क्रम संयोजन का है। तो यहाँ से फिर एक और फिगर बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से समझे। इस प्रकार से और भी आगे जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से और भी आगे जा सकता है, और भी एक आध दो बना लेना मस्ती के साथ, ठीक है। तो कहना कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, तो आपको आंसर देना चाहिए कि इस क्रम में, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का पहला प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का पहला सिरा, प्रथम प्रतिरोध का पहला सिरा, या ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा हो गया, ये क्या है? पहला सिरा, और ये दूसरा सिरा हो गया। तो कहना कि इस क्रम में जुड़े प्रतिरोध का
दूसरा सिरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ा होता है एवं दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है एवं यही क्रम आगे तक चलता रहता है। मतलब फिर से समझो मेरे भाई, फिर से समझो हम क्या समझाए हैं उसके बारे में, आप फिर से समझो, फिर से आप समझो मेरे भाई हम क्या समझाए हैं। मेरे भाई समझाए कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का पहला दूसरा सिरा, कौन से सिरा? दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से एवं दूसरा प्रतिरोध के पहला सिरा नहीं मेरे भाई, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है एवं यही क्रम आगे तक चलता रहता है और यही जो है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है मेरे भाई। कहेगा बताओ इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध कहेगा तो कहना समतुल्य प्रतिरोध यानी आर बराबर फार्मूला होता है समतुल्य प्रतिरोध का R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है मेरे भाई। यदि आपसे पूछता है समांतर क्रम संयोजन तो कहना इस क्रम में जुड़े प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है मेरे भाई, इस एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। आप इसको याद रखें, इस क्रम में जुड़े प्रतिरोध एक दूसरे के क्या होती है? तो समांतर होती है। एक दूसरे के आप ऐसे ऐसे फिगर बना ले, ठीक है, एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है मेरे भाई, आप इसको याद रख सकते हैं। क्या होता है? एक दूसरे के समांतर होता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर R1 है, R2 है, यहाँ से R1 R2 यहाँ से जाएगा बहुत सारे प्रतिरोध, तो कहेंगे कि इस क्रम में जुड़े प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर क्रम संयोजन है प्रतिरोध का। कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन है। इस क्रम में जुड़े प्रतिरोध एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होती है। यही जो है समांतर क्रम संयोजन कहलाता है प्रतिरोध का। ठीक है, और कहेगा बताओ समतुल्य प्रतिरोध। यहाँ से पूछ देता है कि दो प्रतिरोधों के लिए समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? दो प्रतिरोधों के लिए समतुल्य प्रतिरोध बताओ समांतर क्रम संयोजन में। तो मेरे भाई फार्मूला होता है समतुल्य प्रतिरोध। ऊपर लिख देना समतुल्य प्रतिरोध। क्या लिखना ऊपर? समतुल्य प्रतिरोध। तो कहना 1/R, दो प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 हम दुइये को प्रतिरोध को जोड़ के बता रहे हैं फिलहाल में। अभी देखो दो को प्रतिरोध को जोड़ते हैं। ठीक है, तो बताओ, कहेगा क्वेश्चन कि दो प्रतिरोध को जोड़े हैं, इसका समतुल्य प्रतिरोध बताओ मेरे भाई, और व्यंजन को प्राप्त करो। व्यंजन मतलब सूत्र के प्राप्त करो, तो क्या होगा मेरे भाई? ठीक है, आप इसको याद रखें, क्या होगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आप समझो मेरे भाई, यहाँ पर कहेगा, यहाँ देखो 1/R है, तब फिलहाल रहने दो 1/R। हम व्यंजन प्राप्त कर रहे हैं कि समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध का व्यंजन प्राप्त कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पर R1 R2 एलसीएम लोगे तो R1 हो जाएगा, यहाँ पर R2 हो जाएगा। ओके, और एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर लिखना R1 प्लस R2। ये व्युत्क्रम है, समांतर क्रम का व्युत्क्रम है, लेकिन आपसे पूछ रहा है समतुल्य प्रतिरोध बताओ समांतर क्रम का। तो कहना R बराबर, तो देखो ये पलट गया तो ये भी पलट जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। R बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2, इसको आप याद रखें। यही जो है समांतर क्रम संयोजन का क्या है? समांतर क्रम संयोजन का आपका जो है क्या है मेरे भाई? तो समांतर क्रम संयोजन का व्यंजन है समतुल्य प्रतिरोध है। इतना को आप मतलब दो प्रतिरोध को जोड़ के हम बताए हैं, इसको आप जरूर याद कर ले मेरे भाई। एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाना चाहिए इस क्लास से, मेरा शर्त यह है मेरे भाई। ओके, यदि आपसे पूछता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताओ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो आप क्या कहिएगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताओ तो क्या कहिएगा मेरे भाई? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? एक लास्ट क्वेश्चन समझ लो, काम 35 हो जाएगा इतने में मेरे भाई। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो देखिए यदि हम एक प्रिज्म के लिए, ठीक है, एक प्रिज्म के लेते हैं, एक क्या लेते हैं? प्रिज्म के लेते हैं मेरे भाई, और इस पर यहाँ पर जो है प्रकाश यहाँ से ले लेते हैं। ये श्वेत प्रकाश है, ये क्या है? श्वेत प्रकाश है। ये प्रिज्म से होकर जाएगा, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा मेरे भाई, ये अपवर्तित हो जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, या 7 रंगों में बढ़ जाएगा। कितने रंगों में बढ़ जाएगा? तब प्रिज्म से ये गुजरता है तो कितने रंगों में बढ़ता है? 7 रंग में बढ़ जाता है। इसको आप
याद रखें। तो कहना कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण 1 2 3 4 5 6 7। प्रकाश की वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश की वर्ण विक्षेपण क्या है? तो कहना जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है मेरे भाई। ओके, यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसको आप जरूर याद रखें। और यह 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। इसमें कितने रंग का पट्टी प्राप्त होता है? 7 रंग। आप सिर्फ जो बोले हैं वो डिफिनीशन लिख के इस फिगर को बना दीजिएगा। इसका लिख दीजिएगा, पहले होता है बैगनी, ठीक है, फिर होता है आसमानी, फिर होता है नीला, ठीक है, बैगनी है, आसमानी है, नीला है, ओकरा बाद हो जाएगा हरा, ठीक है, ओकरा बाद हो जाएगा मेरे भाई पीला, ठीक है, हरा पीला, नारंगी, ठीक है, ओकरा बाद लाल। ये 7 रंग होता है। कितने रंग होता है? 7 रंग। इसको आप याद रखें। यदि आप क्लास 10th में है तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा मेरे भाई, और इतना में आपका काम 35 हो जाएगा मेरे भाई। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे भाई, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। और आप लोग पढ़े मन से नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। हम इसी प्रकार से और भी जैसे फिजिक्स हो गया तो हम जो लाने वाले हैं वो बायोलॉजी या केमिस्ट्री के लाएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग दोनों इसी प्रकार से करवा देंगे। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।